नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी सूर्य कुमार जी। इनसे बातचीत करके जानेंगे। सूर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, होली आ रही, होली को लेकर क्या संदेश देंगे? होली को लेकर के प्रायः तो यही संदेश दिया जाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर रंग डालने का और खिलखिलाने का, हंसने का, गले लगाने का त्योहार है। क्यों? कि आप जानते ही हैं, रंग डाला जाता है तो आपके द्वारा हंसी मजाक किया जाए, रंग डाला जाए तो कोई बुरा न माने, और इसीलिए कहावत सुनी होगी, बुरा न मानो होली है। और तीसरा कि जो उसके पीछे गले लगने का, पहले रंग डालने का, फिर गुजिया खिलाने का, और गुजिया खिला के गले मिलने का, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी पार्टी, सभी संप्रदाय के लोग होली में एक दूसरे के ऊपर रंग डालें, यानी रंगारंग कर दें, माहौल को रंगारंग कर दें, जिसमें हंसी खुशी आ जाए। रंग हमारे यहां प्रतीक है खुशी के, रंग बिरंगा। और एक होता है बिना रंग का, बदरंग। तो बदरंग होता है तो वो नाखुशी का प्रतीक होता है, और खुशी का प्रतीक रंगा रंग कार्यक्रम सुना होगा आपने। तो ये अवसर है सबको स्वयं समझने का, सीखने का, बताने का, लोगों को संदेश देने का। क्या? कि सब लोग रंग डालो एक दूसरे को, दूसरा रंग डाले तो बुरा न मानो, और उसके बाद गले मिलो, तो यानी सोशल हार्मोनी, मेल जोल पैदा हो, बढ़े। ये होली का मुख्य संदेश है, लक्ष्य है। सर, होली को लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। सर, संभल के सीओ साहब ने जो होली को लेकर पहले बयान जारी कर दिया था, भाई जिसको रंग से एलर्जी हो घर में बैठे, और नवाज को लेकर चल रहा था कि साल में 52 जुम्मे होते हैं लेकिन होली साल में एक बार आती है। सीओ साहब के पूरे बयान को आप कैसे देखेंगे? सर, आप तो एक अधिकारी रह चुके हैं। सर, इसमें कोई विवाद का विषय है नहीं। पूछो क्यों? कि पुलिस का जो कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य क्या होता है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना। तो सीओ है या एसपी है या एसओ, कोई भी है, उनका पहला लक्ष्य है। उसके लिए जो कुछ काम करना हो तो भारतीय जो दंड संहिता है और जो भारतीय न्याय संहिता है, उनमें सब में हमें याद आता है कि धारा 149 होती थी, तो वो सीआरपीसी की, उसमें होता था कि पुलिस सब संभव प्रयास करेगी जिसमें समाज में शांति स्थापित हो, झगड़ा झंझट ना हो। तो इसी क्रम में, इसी लाइट में आप इस बयान को देखिए कि उन्होंने कहा कि एक ही दिन जुम्मा भी पढ़ रहा है, नमाज पढ़ेंगे मुस्लिम भाई, उसी समय होली भी पढ़ रही है, तो एक साथ दोनों झुंड में निकल आएंगे तो कहीं कोई टांट कर देगा, कहीं कोई रंग मार देगा, कहीं कोई कमेंट कर देगा, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए झुंड में एक साथ दोनों ना आए। उन्होंने कह दिया कि आपस में थाने में बुला के कमेटी की मीटिंग करा दी, पीस कमेटी, और मीटिंग करा के तय कर दिया कि 2 बजे तक आप लोग रंग खेल लीजिए और उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ लीजिए। तो क्या हुआ कि दोनों सहमत हो गए। वो बात पूरे कस्बे में फैल गई। मुझे तो बहुत अच्छा समाधान लगा। हिंदू भी राजी, मुसलमान भी राजी, न लड़ाई न झगड़ा। वो हिंदू अपनी होली भी मनावें और मुसलमान उसमें अपनी सहभागिता करें, यथासंभव अपने विचार के अनुसार उसमें खुशी व्यक्त करें। उसी तरह जब वो जाएं तो मुसलमान भाइयों को सद्भावना दें, संदेश दें, जाओ भाई अपनी इबादत करो, यानी पूजा करो, नमाज पढ़ो। तो बड़ा अच्छा संदेश दिया सीओ साहब ने। इसमें राजनीति करने का कोई मकसद या कोई कारण है नहीं। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो विरोधी पार्टियां होती हैं, उनका एक मकसद होता है कि कोई कमी निकालना, कहीं उस पर कोई बयान दे देना ताकि चर्चा में रहें और जनता ये महसूस करे कि विरोधी पार्टी जिंदा है, विरोधी पार्टी कुछ काम कर रही है। तो उस दृष्टि से उनको भी आप बर्दाश्त करिए, उनको भी ठीक मानिए कि हाँ, विरोधी पार्टी अपना काम कर रही है। सर, एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है, भाई होली का त्यौहार बताया जाता है कि सर बड़ा हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस बार होली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर क्या कहेंगे आप? इस बार चूंकि आप स्वयं अभी कह रहे थे और वो मैंने भी बात दोहराई कि एक ही दिन शुक्रवार
की नमाज होनी है और उसी दिन होली का रंग खेला जाना है। तो दोनों, और बीच बीच में इतिहास जो है आपने सुना होगा कि दोनों समुदायों के बीच कभी कभी रंग डालने को लेकर के या ग्रुप में निकलने पर जुमा की नमाज के लिए कभी कभी कोई बदमजगी हो जाती है, टकराव हो जाता है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं, कुछ उद्दंड होते हैं, तो वो कोई पत्थर फेंक देगा, कोई गाली दे देगा, कोई कुछ बोल देगा और उस पर दूसरे बुरा लग जाएगा और लड़ाई कर लेंगे। तो पुलिस की इस बार विशेष ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, विशेष अलर्टनेस रखी गई है कि उस दिन सवेरे से ही पुलिस के सारे अधिकारी फील्ड में मौजूद रहेंगे और लगातार वायरलेस से और फोन से संपर्क में रहेंगे एक दूसरे से कि कहां पर क्या हो रहा है। जरा भी कोई गड़बड़ी की सूचना मिलेगी, सारी 112 नंबर की गाड़ियां अलर्ट पर रहेंगी कि कहीं से भी फोन आ जाए पब्लिक का तो उस पर तुरंत पहुंच जाएं। या फिर साथ में जो वायरलेस विभाग है पुलिस का, वो संचार व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखेगा। जो घुड़सवार पुलिस है वो अपने घोड़े सब मैदान में रखेंगे और जो दंगा विरोधी पुलिस है, एंटी राइट पुलिस, वो अलर्ट पर रहेंगे कि अपने दंगा विरोधी उपकरण लेकर के हर संवेदनशील जगह पर, थाने पर मौजूद रहें। फिर इसी तरह जो आतंक विरोधी, मान लो वो भी यही मौका ढूंढते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, आतंकी हैं, तो वो एसटीएफ के लोग, एटीएस के लोग, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या स्पेशल टास्क फोर्स के लोग, वो नजर रखेंगे कि कहां कहां पर इस समय कौन सा आतंकी जेल से बाहर है, कौन जमानत पर है, कौन कहां पर मौजूद है, उस पर निगरानी रखी जाए कि कोई वो साजिश तो नहीं बना रहा। फिर आपने सुना होगा कि कम्युनिकेशन वाले लोग हैं, सर्वेलांस वाले लोग हैं, वो निगरानी रखते हैं कौन क्या प्लान बना रहा है। फिर जो पुलिस के मुखबिर हैं वो सतर्क किए जाते हैं कि पहले से बता देना, जो पुरानी हिस्ट्री जिसकी है दंगा कराने की, उसके घर में, उसके पास खबर इकट्ठा रखना। जो शराब की दुकानें हैं उस समय बंद रखना, ऐसा ना हो कि शराब पी करके कोई ऊधम कर दे। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जासूसी विभाग जो पुलिस का है, तो वो पता लगाता रहेगा शराब की दुकानों के बाहर और जहां चाय की दुकानों के बाहर, स्टेशन पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और प्रमुख बाजारों में कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कहाँ किसकी क्या योजना है, कौन तो खुश मिजाज है और कौन कोई षड्यंत्र करने की बातें कर रहा है। यानी और अगर पता लगे तो तुरंत संबंधित सीओ को, एसओ को, एसपी को खबर देना। और एक और होगा कि पीएसी जैसे रखी गई है, तो जितने खास खास संवेदनशील जगह हैं वहां पर कंपनी की कंपनी, प्लाटून की प्लाटून प्लाटून में असलहे के साथ, डंडे के साथ मौजूद रहेंगी ताकि जरूरत पड़ जाए तो तुरंत लेकर डंडा पहुंच जाएं और उनको कंट्रोल करें। जो दंगाई हैं, जो बलबाई हैं, उनको कंट्रोल कर लें ताकि बात कोई बढ़ ना जाए। इस प्रकार पुलिस के जितने अंग हैं वो सब बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेंगे। सर रंग और जुम्मे की नमाज को लेकर तो एक बयान और बहुत जरा सुर्खियों में सर इसमें प्रदेश में है कि एक भाजपा की विधायक हैं सर केतकी सिंह, उन्होंने कह दिया मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल बनाया जाए। इसको कैसे देखते हैं पूरे बयान को? अब ये बयान का देखिए परिप्रेक्ष्य, देखिए परिप्रेक्ष्य क्या है कि जो मुस्लिम भाई आते हैं इलाज कराने के लिए अस्पताल में, तो स्वाभाविक है उनका थोड़ा सा पहनावा और उनका वेशभूषा के अलावा उनका लुक, यानी कि जैसे वो दिखाई पड़ते हैं, वो थोड़ा फर्क होता है। और थोड़ा सा जो हिंदू भाई जाते हैं उनका थोड़ा फर्क होता है। तो कहीं कहीं पर इस प्रकार की विसंगति पैदा हो जाती है कि आपस में कोई अच्छा नहीं लगता उनको कि ये फर्क है हमसे, हमको देखने में फर्क है। और बीच में आपने जो सुना होगा कुछ इस तरह की बातें भी हुई कि कोई पाक समझा जाता है अगर खाने में थूक दिया जाए, कि वो रोटी में थूक दिया जाए तो वो पाक हो गया, भगवान का, अल्लाह का नाम पढ़ बोल के थूक दिया जाए। अब ये बात लोग नहीं पसंद करते, जो बहुत से हिंदुओं की, तो बहुत गलत बात है कि थूक दिया आपने, मतलब अपने शरीर की आपने बैक्टीरिया उसमें बनेंगे, उसमें वो सड़ेगी, तो ये खराब बात है। इसी तरह कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, उसके बैकग्राउंड में मुझे लगता है
कि जो विधायिका जी हैं उन्होंने कहा कि उसी अस्पताल में एक वार्ड मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दीजिए और उसी में हिंदुओं के लिए बगल में दूसरा वार्ड रिजर्व कर दीजिए। तो मैं समझता हूं कि अब एक दृष्टि से इसको अच्छा भी कह सकते हैं कि तात्कालिक कोई विवाद ना हो, लेकिन अब एक बात और है कि आप सोचिए कि अपना 72 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग जाति के, पार्टी के, अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं, तो हम लोग की भविष्य की जरूरत क्या है, इसको मैं इस दृष्टि से कहता हूं कि ये लोग सब मिलजुल के रहें। तो मिलजुल के रहेंगे कि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है अलग अलग करने से भी दूरी और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अच्छा ही होगा कि धीरे धीरे एक हिंदुस्तानी संस्कृति, एक राष्ट्रीय संस्कृति विकसित हो जाए कि सब लोग मोटा मोटा लगभग एक तरह समझें एक दूसरे के वस्त्रों को, एक दूसरे की पहनावा के अलावा बातचीत को। जैसे आपने देखा होगा कि अभी क्या हो गया है कि फिल्मों के माध्यम से पंजाबी गाने, बंगाली गाने, तमिलनाडु के यहाँ तक कि मलयालम के गाने भी काफी लोग समझने लगे हैं और उससे एक राष्ट्रीय एकता पैदा हो रही है। इसी तरह वेशभूषा का कि साउथ इंडिया का जो डोसा है अब नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया की बहुत सी बातें, बोलचाल की बातें, गालियां बहुत से ये सब साउथ इंडिया में बोले जाने लगे हैं। तो उसके द्वारा एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण हो रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हम लोगों को धीरे धीरे उन उपायों पर भी चर्चा करना चाहिए कि विधायिका जी की बात इस हद तक तो ठीक है कि तात्कालिक कोई टकराव न हुआ करे, लेकिन आगे चलकर एक राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिए यह भी जरूरी है कि सबको मिला जुला कर रखा जाए। सर, एक सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है सर, जैसे होली का त्यौहार आया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी सर। किसान भाइयों को बड़ी राहत दी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 1 करोड़ से अधिक फ्री गैस सिलेंडर की योजना का लाभ दिया। क्या कहेंगे सर? जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर बैठा होता है, तो जैसे आज होली आ रही है, तो उसको लगता है कि हमारे समाज का हर व्यक्ति होली अच्छी तरह से मना सके, किसी के यहां गम न रह जाए, दुख न रह जाए। और एक बात होती है राजा का भाव, जैसे प्राचीन काल में राजा होते थे जी, तो आजकल जनता के चुने हुए व्यक्ति ही राजा का दायित्व निभा रहे हैं। तो उनमें यह भावना आती है कि हमारी जनता, पुराने काल में जैसे होता हमारी प्रजा, अब आजकल होता है हमारी जनता, हमारे लोग। तो वो कैसे सब लोग अच्छी तरह होली मना सकें, खुश हो सकें, उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। और हर सरकार को करना चाहिए कि किसी के घर में अगर होली मनाने के लिए, गुजिया बनाने के लिए कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो उसकी पूर्ति करे सरकार। ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ना कि अमीरों से टैक्स लेकर हम गरीबों के ऊपर खर्च करते हैं ताकि उनका भी जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो लोकतंत्र रखते हुए साथ में आर्थिक उन्नयन, क्योंकि अमीर लोग तो अपने आप अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धिमानी से अपना औद्योगिक आर्थिक विकास कर लेते हैं। जो गरीब लोग हैं ये उतना चालाक बुद्धिमान नहीं है, तो इनका भी ख्याल करना है, तभी न पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत तारीफ का कदम है, तारीफ का काम है कि कैबिनेट सरकार ने बहुत से जन कल्याणकारी काम मंजूर किए हैं और मुझे उम्मीद है आगे ये क्रम जारी रहे। होली का वो विषय, जो होली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इतना तो सब लोगों ने सुना होगा कि हिरण्याकश्यप नामक एक राक्षस था और वो बहुत ही राक्षसी आचरण का काम करता था। तो राक्षसी आचरण क्या कि खूब कसकर दारू पीना, खूब कसकर मांसाहार करना और फिर लोगों के साथ हिंसा करना, मार डालना और अत्याचार करना। मतलब जैसे अब आपको मदमस्त हुआ जैसे व्यक्ति तो क्या करता है कि सबको घास फूस समझता है, गाली देना,
अपमानित करना, मैं ही मैं हूं, दूसरे को नीचा समझना, ऐसा आचरण उसका रहता था। और उन्हीं का बेटा था प्रहलाद, जो बहुत ही सात्विक विचारों का और ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर के नाम की भक्ति करने वाला था। तो वो बहुत समझाया कि देवों में और असुरों में दुश्मनी चलती थी, तो वो देवताओं जैसा आचरण उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा कि होलिका मेरी बहन, जिसको दैवी आशीर्वाद है कि उसके पास ऐसा एक कपड़ा है कि उसको ओढ़कर बैठ जाए तो आग नहीं जलती, आग में जल नहीं सकती, फायर प्रूफ कपड़ा है। तो उन्होंने प्लान किया कि तुम फायर प्रूफ कपड़ा लेकर के इसको लेके बैठ जाओ, ये बच्चा भले है, ये जल जाए छुट्टी मिले, नहीं तो ये आगे बड़ा होकर के अपने आचरण से हमारे असुरों की परंपरा को खराब करेगा। तो वो बैठ गई, लेकिन दैवी कृपा ऐसी हुई कि वो कपड़ा हवा से उड़ करके बच्चे के ऊपर पड़ गया, प्रहलाद के ऊपर, और वो होलिका जल गई। तो हुआ क्या, धर्म की जीत हो गई। कैसे? दैवी शक्तियों, आध्यात्मिक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों की, किसके ऊपर? आसुरी शक्तियों, अधार्मिक शक्तियों और देश विरोधी, समाज विरोधी शक्तियों के ऊपर। तो आज भी आप देखते होंगे इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। कुछ लोग मैं ही मैं प्रकार के, खूब दारू पिएंगे, खूब मांस खाएंगे और खूब दूसरों को सताने में, मारने में खुशी महसूस करेंगे, सैडिस्ट होते हैं। तो उनके ऊपर सद्भावी, अच्छे आचरण वाली, अच्छे काम, अच्छी बात बोलने वाले, कहते हैं मन, वचन और कर्म से अच्छा आचरण करने वाले लोगों की जीत हो, इस कामना में और इस खुशी में आगे के लिए ऐसा बने समाज। और जो वर्तमान में है उसको धन्यवाद देने, बधाई देने की, बहुत अच्छा, ये हम याद करें, लोगों को प्रेरित करें, तो ये हमारा सामाजिक आध्यात्मिक पहलू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए।